हमारी उपलब्धियों का इतना बड़ा एक बंडल बन जाएगा और हम जो चाहेंगे, जैसे सपने देखेंगे, वे पूरे हो जाएंगे। शायद इसकी परिकल्पना हमारी दादी की दादी ने कभी नहीं की होगी, जो बेचारी घूंघट के उठने के इंतजार में जद्दोजहद करती रही और घूंघट लिए लिए ही चल भी बसी। आज इतनी आजादी मिलने के पीछे जो एक हम परिदृश्य देखते हैं, जो इतिहास जानते हैं, पढ़ते हैं, तो मुझे ये बात मानने में कोई परहेज गुरेज नहीं है कि हमारी आजादी की लड़ाई में जो 90% योगदान है वो पुरुषों का है। चाहे वो पर्दा प्रथा की बात हो, सती प्रथा की बात हो, विधवा विवाह की बात हो, जो हमारे सामाजिक उन्नायक थे, स्वामी दयानंद जैसे, और कितने ऐसे लोग हैं जो उस वक्त के सामाजिक कार्यकर्ता रहे और हमारे लिए कि महिलाओं का पर्दा उठना चाहिए, हमारे लिए कि विधवा का विवाह होना चाहिए, हमारे लिए कि जिंदा जी औरत आग में नहीं जलेगी, सती नहीं होगी, उन्होंने अपनी जान को जोखिम में लिया, झंडे हाथों में लिए, मार्च पास्ट निकाले, अलग जगाई, जोत जगाई, जागृति लाए, और तब जाकर के हमें ये आज का दिन मिला है। तो हमारे इस संघर्ष में, हमारी इस आजादी की उपलब्धि में जो हमारे पुरुषों का, हमारे मर्दों का, हमारे सगे संबंधियों का जो भी योगदान है, मैं नमन करते हुए उन सबका बहुत बहुत आभार जताती हूँ। महिलाओं के गुणगान की तो बहुत सारी बातें यत्र तत्र सर्वत्र मिलती ही रहेंगी हमें। हम देवियों के देश में रहते हैं और ये बहुत ही एक आह्लादकारी सत्य है कि जो भी बड़े बड़े घर के महकमे हैं, समाज के जो भी बड़े बड़े फील्ड्स हैं, वो अन्न की देवी है तो अन्नपूर्णा है। अगर शक्ति का हम बात करते हैं कि योद्धा, वैसे तो हर महिला योद्धा है। हर औरत को, चाहे वो बस में सीट लेने की बात हो, या लाइन में लग करके कुछ लेने की बात हो, या अपने पीछे आ रही मंचलों की फौज से जूझने की बात हो, या अपने हायर स्टडीज के लिए बाहर जाने की जिद करके अपने पिता को मनवाने की बात हो, वो एक योद्धा की तरह ही काम करती है, एक सिपाही सालार की तरह ही वो काम करती है। लेकिन जो शक्ति का प्रतीक है, देखो शेर पे कोई देवता नहीं बैठा हुआ, कौन बैठा है? दुर्गा मैया बैठी है। तो शक्ति का स्रोत है। जो हमारा महकमा है फाइनेंस का, अर्थ वित्त का जो महकमा है, वो लक्ष्मी के पास है। और जो हमारा HR का डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि इसमें एजुकेशन भी आता है, वो हमारी सरस्वती, हमारी विद्या की देवी है। तो इस तरह देवियों की लंबी श्रृंखला है कि सारे बड़े बड़े महकमे उनके पास हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि फिर भी देवियों की इतनी पूजा होने वाले इस देश में क्या कारण रहा कि औरतों को पढ़ने नहीं दिया गया, औरतों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, उनको आज़ादी नहीं दी गई, उनको अपने मन की। औरतों को ये जो 8 मार्च का जो दिन है, क्वेश्चन है कि क्यों शुरू हुआ? अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है कि आज से 100 से भी अधिक साल पहले, लगभग 111 साल पहले अमेरिका में महिलाओं ने प्रोसेशन निकाला, आंदोलन किया कि हमें समान वेतन मिलना चाहिए। कितनी गजब की बात है कि एक महिला मजदूर सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, उसको मिलते मान लीजिए 50 रुपए, और वही काम पुरुष करता है, उसको मिलते 100 रुपए। तो ये जो वेतन की असमानता थी, इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अमेरिका से होता हुआ फिर यूरोप में फैल गया। पूरी दुनिया की सीन यही था कि महिलाओं को समान वेतन नहीं मिलता था। और दूसरा जो एक विषय था वो था वोट का अधिकार, कि उन देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल पहले पुरुष ही वोट दिया करते थे। तो इन दोनों बड़े मुद्दों को लेकर के ये आंदोलन फैलते फैलते फैला और महिलाओं ने अपनी इन दोनों हकों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाया, विजय स्थापित की, और आज वेतन भी समान मिलता है और वोट का अधिकार भी उनका समान है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी जीत हम महिलाओं की हुई, और हमें एक तरह की प्रैक्टिकल, जिसे वास्तविक आजादी कहते हैं, वो सब महिलाओं को दुनिया में प्राप्त हुई। इसलिए हम 8 मार्च का दिन जो है मनाते हैं। अब प्रश्न ये भी उठता है कि इस आजादी के मिलने के बाद हमने आजादी का किया क्या? जैसे हिंदुस्तान को आजादी मिली 1947 में, और अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा कि संतुलन कैसे करें, उस आजादी को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उसका समान बंटवारा हो,
गरीबों में, अमीरों में, मध्यम वर्ग में, चाहे वो संसाधनों की बात हो, चाहे वो स्वतंत्रता की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे हमारे जितने भी हमारे पास अर्थ के या दूसरे हमारे पास जो सुविधाएं हैं, वो सब दूर दुरांत तक एक झोपड़ी से लेके और अंबानी के महल तक बराबर उनका बंटवारा कैसे हो, अभी तक में आज़ादी समझ में नहीं आई। वैसे महिलाओं को भी आज़ादी थोड़ी सी समझ में नहीं आती है। ज़्यादा आज़ादी जब मिली, पूरी आज़ादी जब मिल गई, तो हमें लगा कि अब अपने मित्र के साथ घर से भाग लेना ही आज़ादी है। उन्हें लगा कि सारी पारिवारिक मर्यादाओं पे कांटा लगा के केवल वासना के पीछे जी जान से जुट जाना ही आज़ादी है। उन्हें लगा कि अगर उनकी बात मानी नहीं जा रही है और घरों में थोड़ा बहुत ही समझौता उनको अगर करना पड़ा, वो करने की बजाय उन्होंने कोर्ट में मुकदमे खड़े करके झूठे सच्चे अपने सास ससुर को, देवर जेठानी को, सबको चपेटे में ले लिया। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि सच्चे किस्से भी बहुत होते हैं, असंख्य घरों में तो सच्चे ही होते हैं, लेकिन जो 5-10% घरों में झूठे किस्से थे वो आज लोगों को याद रह जाते हैं। तो एक भी लड़की को ये नहीं करना चाहिए कि अगर उसकी अपनी गलती है तो बिना वजह, बिना बात, विदाउट एनी रैम और रीजन उसे अपने इन-लॉज को प्रताड़ित करने की कोई आज़ादी नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से इन-लॉज को भी, सास ससुर को भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वे बहू को अपना नौकर मान ले, गुलाम मान ले, अपनी दासी समझे और जैसे मर्जी उसको घुमाए। ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तो आज़ादी हमेशा बनने की होती है। मैं बार बार ये बात अपने संबोधनों में हमेशा कहती हूँ, बिगड़ने की आज़ादी नहीं होती है। बिगड़ा तो किसी भी उम्र में, कहीं भी, किसी भी काल में, समय में, स्थान में बिगड़ा जा सकता है, लेकिन बनने के लिए समय चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, साधन चाहिए। जो हम बेटियों को, हमारी लड़कियों को, हम महिलाओं को मिले हैं, और अब से पहले तो हम अपने पुरुषों की पीठ पर अपने आप को हमने लादा हुआ था। आज से 30 साल पहले भी महिलाएं जब कार स्कूटर नहीं चलाया करती थी तो उनका पति उन्हें लादे लादे फिर रहा है, कभी स्कूल छोड़ के आ रहा है, कभी कॉलेज छोड़ के आ रहा है, कभी नौकरी के वर्क प्लेस पे लेकर के जा रहा है। यही पैसे की बात थी। आज से 30-40 पहले जब महिलाएं कुछ वित्त अर्जन नहीं करती थी, कोई कमाई नहीं करती थी, तो वो 5-5 रुपए के लिए भी अपने पति पे मोहताज रहती थी, पिता पे मोहताज रहती थी। तो इस तरीके से हमारा पूरा वजूद, हमारी पूरी पर्सनैलिटी अपने पिता, पुत्र या पति की गुलाम हो गई थी। लेकिन अब पढ़ने के बाद जब हमें आर्थिक आज़ादी मिली और हमें समझ में आई है कि मुझे खुद गाड़ी चलानी आनी चाहिए, स्कूटर चलाना आना चाहिए, मेरे घर में बाइक खड़ा, कार खड़ी, स्कूटर खड़ी और मुझे नहीं आता। डोंट कंसीडर योरसेल्फ इंफीरियर। आप कुछ भी चला सकते हैं। बात अगर आती है डिजिटल लिटरेसी की, तो महिलाएं सोचती है कि नहीं ये काम तो हम कर ही नहीं सकते, हमें नहीं पता कि OTP क्या होती है, URL क्या होता है, हमें नहीं पता। सब कुछ पता चल सकता है, आप पढ़े लिखे लोग हैं। जो औरतें गजेटेड पोस्ट पे क्लास 1 की नौकरी कर रही हैं, वो भी सोचती है कि हमें नहीं मतलब किसी बात से कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, हमें इंटरेस्ट ही नहीं, शेयर बाजार क्या है हमें नहीं पता, सेविंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कौन सी पॉलिसी हमें अपनी LIC की या मेडिक्लेम की लेनी है, हमें नहीं पता। तो ये क्या हो गया, पुरुषों पर निर्भरता हो गई। हम महिलाएं जाने कि हमारे लिए कौन सी सेविंग बेस्ट है, बेटर है। हम जाने कि ये डिजिटल के जमाने के अंदर हमारे लिए कौन सी डिजिटल चीजें फायदेमंद है, कौन सी नहीं है। क्योंकि हम महिलाओं के, बेटियों के, लड़कियों के चित्रों के साथ छेड़ाछाड़ी करके हमें लॉगिंग सिस्टम नहीं पता कि अपनी फोटो को लॉग कैसे करें। हम ये नहीं जानते कि अपनी कौन सी फोटो को अपलोड करें और कौन सी न करें। तो आप लड़कियों को, युवा लड़कियां हो, और आपको ये पता होना चाहिए कि डिजिटल युग के अंदर आप कंप्यूटर के साथ, इंटरनेट के साथ कोई खिलवाड़ न बन जाए और आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिस ना आ जाए, आपका कहीं शोषण न हो जाए। उससे बचने के लिए आपको पूरी कंप्यूटर लिटरेसी और इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, वी शुड नो एवरीथिंग। और अपने दिमाग में इस बात को अच्छी तरह बिठा लो कि आप ये सब चीजें ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये मत सोचो कि मुझे तो फाइनेंस का कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कंप्यूटर का कुछ पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? सब पता चल सकता है। सीखने की ललक हमारे भीतर होनी चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि आज
ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि महिलाओं का आज दिवस है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं इस प्रकार की लिटरेसी से बिल्कुल पिछड़ी हुई हैं। तो ये जागरूकता आप अपनी माँ को, अपनी बहन को, भाभी को, सबको दें कि कहीं उनका शोषण ना हो। और इसके अलावा महिलाओं के सशक्त बनने की जब बात आती है तो बनना कैसे है, तो उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि नंबर 1, अपने भीतर आप निर्भीकता लाएं। निर्भीकता वही व्यक्ति लाएगा जो सत्यवादी होगा, जो सच्चा होगा। सच्चे होने का मतलब शब्दों से नहीं है, अपने चरित्र से, अपने कर्म से, अपने सपनों से, अपने दायित्व से, अपने अधिकारों से। जब आप इस तरह की सच्चाई रखेंगे कि मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं, मैं क्यों डरूं किसी से। अगर हमने गलत काम किया हुआ है, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे अड़ोस पड़ोस की मित्रता सहेलियों के माध्यम से, या किसी और तरीके से अगर हमने कोई गलत काम किए हैं, तो हम अंदर से डरे रहेंगे कि किसी को पता न चल जाए, किसी को पता न चल जाए। अपने आप को इतना निश्चित कर लो कि गलत काम करना ही नहीं, पढ़ना है, बनना है, आगे चलना है और अपने पांवों पे खड़ा होना है। आने वाली पीढ़ी वही सर्वाइव करेगी जो अपने पांवों पे खड़ी होगी। और पांवों पे खड़े होने का मतलब, अगर किसी के दिमाग में गलत है कि सरकारी नौकरी, कोई क्लर्क, कोई नर्स या कुछ भी छोटी से छोटी नौकरी भी ले, लेकिन सरकारी में, ये कीड़ा दिमाग से निकालना पड़ेगा। हर महिला हुनर से भरी पड़ी है। एक हमारे, अभी मैंने कोटेशन पढ़ी आज कहीं पे, कि हम दुनिया के लोग सबसे पहले जन्म लेने के लिए भगवान के कर्जदार हैं, और दूसरे नंबर पे हम कर्जदार हैं स्त्रियों को, जिन्होंने हमें जन्म दिया। और जन्म देना तो केवल एक पहलू है, उसके बाद जो पाला, पोसा, बड़ा किया, और फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई होने के बाद, शादी होने के बाद भी जिस तरीके से घर के लोग सब खाने के लिए, कपड़ों के लिए, साफ सफाई के लिए महिलाओं पे निर्भर रहते हैं, तो हम तमाम महिलाओं के बहुत ही कर्जदार हैं। एक बार किसी ने पूछा कि दुनिया में एक भी प्रसिद्ध आर्किटेक्ट नहीं है, एक भी प्रसिद्ध कोई म्यूजिक कंपोजर नहीं है, एक भी कोई बहुत विश्व प्रसिद्ध कोई वायलिन वादक नहीं है, एक भी विश्व प्रसिद्ध कोई मूर्तिकार नहीं है, विश्व प्रसिद्ध कोई चित्रकार नहीं है। तो फिर दर्शन शास्त्री ने जवाब दिया कि मर्दों ने बनाए होंगे आर्किटेक्ट से बड़े बड़े महल, लेकिन उस महल को घर बनाया है औरत ने। बनाए होंगे बड़े बड़े चित्र, लेकिन घर के अंदर जो जीवंत रंग भरे हैं वो औरतें भरती हैं। बजाए होंगे लोगों ने गिटार, वायलिन और तबला, मृदंग, जो भी कुछ है, लेकिन जो घर के अंदर एक संबंधों का सुर बहता है, जो संगीत आप्लावित करता है, वो महिलाओं के माध्यम से, लड़कियों के माध्यम से, बेटियों के माध्यम से करता है। इसलिए हम जीवंत आर्किटेक्ट हैं। अभी हमारे दुनिया में बड़ा भयंकर लड़ाई का माहौल बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि कैसे बैठ के तोपों पे, टैंकों पे मिसाइल छोड़े जा रहे हैं और वो सीना छोड़ा कर रहे हैं। लेकिन एक भी औरत इस लड़ाई में विजय को लेके या पराजय को लेके कोई न सीना छोड़ा कर रही है। उसके मन में केवल एक बात है कि मैं मेरे बच्चे को बचाऊं कैसे, मैं मेरे पति को बचाऊं कैसे। और वो हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर रही है बड़ी मन कि काश ये युद्ध बंद हो जाए। और आदमी क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं उसके और मारूं, और औरत क्या प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान और बचा दे, और बचा दे, और बचा दे। ये जो मानसिकता का फर्क है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। तो औरतें कभी भी जल्लाद नहीं हो सकती। औरतें कभी भी इस तरीके से गोली बारूद की बरसात करके मानवता के खून की प्यासी नहीं हो सकती, जिस तरह से कि आदमी आज प्यासे हो बैठे हैं। औरतें तो मुझे लगता है कि अगर उनके सामने पिस्टल या तोप की नाल भी आ जाएगी, उसको पिघला करके, उसके भी कटोरे बर्तन बना करके, लोटा बना करके वो सूर्य को अर्घ्य देना चाहेगी, अपने बेटे को, अपनी बेटी को वो जल बनाना चाहेगी, थाली में खाना परोसना चाहेगी। ये उसका आनंद है। तो आदमी और औरत के आनंद में बहुत फर्क है। उसकी विजय पराजय के मुद्दे भी बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए औरत मानवता से, मानवीयता से ओतप्रोत है। हमें अपने गुण नहीं छोड़ने हैं। अगर कुछ महिलाएं जो हैं इस बात की बराबरी करना चाहें कि हम भी बिल्कुल आदमियों की तरह से बिहेव करेंगे, ये उनकी बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक भूल हो जाएगी। हम महिलाओं ने जो कुदरत ने हमें गुण दिए हैं, स्त्री परक, नारीवादी जो गुण दिए हैं, वो तो संजो के रखें और उसमें इजाफा कर लें कि पुरुषों के जो अच्छे गुण हैं वो उसमें और जोड़,
तब हम जाकर के और भी सशक्त हो जाएंगे, हम और भी मजबूत हो जाएंगे। आज तो केवल यही कि हमें सशक्तता की बात करनी है, आपस की मजबूती की बात, कि पुरुषों ने औरतों के घूंघट पर रोका टोकी की हो, उनके पहनावे पर रोका टोकी की हो, हम महिलाएं करते हैं उसका। और अब जबकि हमें पहनने की आज़ादी मिल गई है, अब तक तो ये था कि हमें हमारे पुरुष प्रधान समाज तय करता था कि हमने क्या पहनना है। अब महिलाएं खुद तय करती है हमने क्या पहनना है, कौन से ब्रांड का पहनना है, कहाँ जाके कौन सी दुकान से कौन सी ड्रेस हमने खरीदनी है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हमने ये सोच लिया कि हम अपने वस्त्रों को काट छांट के छोटा कर लें, वो हमारी शान में इजाफा करेगा। ये तो आज़ादी की बात नहीं है। बहुत सी जो टिपिकल आज़ादी की जो बातें करने वाली महिलाएं हैं, वो कहती हैं हमसे जो मर्जी पहने, मुझे इसमें परहेज नहीं, जो मर्जी पहनो, लेकिन सोच को, माइंड सेट को कैसा रखो कि आप अच्छे तो लगे। केवल अच्छे खुद को लग रहे हैं कि तो ये बात जस्ती है। हम उस देश के लोग हैं जहां पर अगर महिलाएं अपने अधो वस्त्र धोकर के सुखाती हैं तार पे या कहीं दीवार पे, तो उसकी कोशिश रहती है कि वो भी किसी को न दिखे, उसके ऊपर भी वो अपना कोई तौलिया कपड़ा कुछ और सुखाती है। और ऐसी भी महिलाएं हैं महानगरों में जो उन्हीं अधो वस्त्रों में चाहती है कि हम अपने व्यक्तित्व का निखार करें। तो ये इट इज अप टू यू, आपको फैसला करना है कि क्या चीज बेहतर है, क्या चीज हमारे व्यक्तित्व को निखार रही है, उसको उभार दे रही है, ये आपको तय करना है। वरना अब तक तो मुझे ये पता है कि सच्चाई यह है कि महिलाओं को बाजार में खरीदारी के लिए जाने की आज़ादी भी नहीं थी। एक दिन मेरे आश्चर्य का उस दिन कोई ठिकाना नहीं रहा कि एक अंडरगारमेंट्स की शॉप में हम कुछ शॉपिंग कर रहे थे, तो मैंने देखा कि वहाँ पर अधेड़ सी उम्र के दो आदमी भी औरतों के अधो वस्त्र खरीद रहे थे। तो मुझे बहुत हैरानी हुई, तो मेरे से तो पूछे बिना रहा नहीं। मैंने कहा कहाँ से आए, उन्होंने गांव का नाम लिया। तो मैंने कहा ये तो कपड़े औरतों को अपने आप ले लेने चाहिए। बोले ना जी, हमारे घर की औरत घर से बाहर नहीं निकलती। तो देखो ना, अभी भी एक पक्ष ऐसा है, एक तबका ऐसा है जहां औरतों को इतनी भी आज़ादी नहीं मिली है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स दे आर एंजॉयिंग लिबर्टी। गांवों में अभी भी शोषण है, गांवों में अभी भी आदमी का माइंड सेट वही का वही है कि ये पैर की जूती है, इसमें बुद्धि नहीं है, ये आत्मनिर्भर नहीं हो सकती, ये मुझ पर ही निर्भर करती है। तो ये माइंड सेट को हम चेंज करें कैसे, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, विकराल प्रश्न है। तो इस माइंड सेट को चेंज किए बिना बात नहीं करेंगे। जब तक मेरे घर में मेरा पति, मेरा पिता, मेरा पुत्र ये नहीं मानेंगे कि औरतें और मर्द, बेटी और बेटे बराबर होते हैं, तब तक कोई बदलाव की हम बात नहीं कर सकते। अभी जेंडर इक्वलिटी को लेकर के 2020 में 21 में एक सर्वे हुआ था पूरे वर्ल्ड के 187 देशों का, और आप हैरान रहेंगे जेंडर इक्वलिटी के मामले में हमारे देश का नंबर 132वां था। ये कितने घोर शर्म की बात है। तो एक बार हमें आत्मावलोकन करना होगा कि हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे घर के लोग हमें क्यों छोटा मानते हैं। उन कारणों को जांचना होगा और वो कमियां अपने भीतर से हमें निकालनी होगी। ये तभी ठीक होगा थ्रू एजुकेशन। जेंडर इक्वालिटी एक सोच का नाम है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या कि लिंग भेद, कि ये लड़की का लिंग है तो लड़की तो कमजोर है, बेकार है, गद्दी है, कोई फायदा नहीं। और लड़का है तो बहुत सशक्त है, मजबूत है, परिवार की धुरी है, परिवार को ऊपर उठाएगा, वंश चलाएगा। तो ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, वंश को चलाने की बातें। मैं अक्सर हर सभा में ये बात पूछ लेती हूँ कि लक्ष्मीबाई किसका वंश चला रही थी, किसी को पता ही नहीं। उसके पिता का नाम किसी को पता नहीं होगा, लेकिन लक्ष्मीबाई का नाम सबको पता है। राम ने वंश चलाया दशरथ का, और दशरथ किसका चला रहे थे, किसी को पिता का नाम पता नहीं। अपने व्यक्तित्व से, अपने कृत्यों से, अपने गुणों से, अपने बलिदान से, अपने ही परिश्रम से हम अपने वंश को चला सकते हैं। वरना कोई लिंग से कि ये बेटा है तो वंश चलाएगा वरना नहीं चलाएगा, ये बहुत ही बेबुनियाद, बिल्कुल निराधार, जिसकी कोई जड़ ही नहीं है, ये एक ऐसी बात है। इस तरह की सोच से हमें अपने समाज से ऊपर उठना है। और दूसरा,
प्रॉपर्टी को लेकर के धीरे धीरे करके जो है महिलाओं के नाम पर भी समाज प्रॉपर्टी दर्ज कराने लगा है। चाहे उसके पीछे स्टैंप ड्यूटी कम होने की बात भी है, लेकिन फिर भी अब इस जमाने में महिलाओं के नाम पर कुछ जमीन जायदाद, घर, मकान, दुकान कुछ तो आने लगे। तो हमें अपने आप को आर्थिक रूप से और वैचारिक रूप से, कद से, रंग से कोई आदमी बड़ा नहीं होता। अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें एक लड़का था जो इंटरव्यू देने गया। वो लड़का था 5 फुट का उसका कद था और पक्का रंग था। तो इंटरव्यू लेने वाले ने उससे पूछा कि तू तो इतना छोटा सा है, कैसे पढ़ाएगा बड़ी क्लास? तो उस बच्चे ने कमाल का जवाब दिया, बोला सर क्लास कद से नहीं पढ़ानी, क्लास दिमाग से पढ़ानी। तो जो लड़कियां अपने आप को हीन मान लेती है कि मेरा कद ठीक नहीं है, मेरा रंग ठीक नहीं है और मेरे पिता बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है, ये बिल्कुल आपकी बैकग्राउंड नहीं हो सकते। अगर आप पढ़ लिख करके मजबूत हो गए हैं, अगर आपने आज पुलिस की कोई नौकरी ले ली है, अगर आपने SCS HPS कर लिया है, अगर आप कोई बड़ी और IAS और IPS की कंपटीशन को क्लियर कर गए हैं, कोई नहीं देखेगा रंग। किरण बेदी के रंग का किसी को नहीं पता, ये सबको पता है कि वो IPS है। तो इसलिए पढ़ाई तो एक बहुत बड़ा हथियार है, औजार है। इसे अपनी ढाल बना लो, इसे अपना गहना बना लो, तभी आप आगे जाएंगे। वरना छोटी सोच, छोटी बातें आपको दबा के रखेंगी और वो दबाने के जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे। समाज को दोषारोपित आप नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये बातें आज के इस भाषण के लिए बहुत हैं। साथ ही आनंद की बात तो ये है कि मैं तो क्योंकि अब सीनियर सिटीजन में हूँ, मैंने पिछला समय भी देखा है, अभी भी मैं देख रही हूँ, समय बहुत चेंज हुआ है। महिलाओं ने बहुत शिखरों पर परचम लहराए हैं। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, वो बहुत ही ताली बजाने का, अपनी पीठ पे स्वयं शाबाशी अर्पित करने का एक बहुत ही बड़ा मौका है, बढ़िया दिन है। लेकिन इस विजय को हमने और आगे बढ़ाना है, यहाँ पे रुकना नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।